बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर, झूठ, जाहरियत और वादा खिलाफी ये खुलेआम हमने देखी, उसमें कोई शक भी नहीं है कि परवरदिगार ने पहली सूरह मायदा की आयत नंबर 51 में खबरदार कर दिया था कि ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और जो कोई तुम में से उनके साथ दोस्ती करे वो उन्हीं में से होगा। अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता। जिस बात का खदशा था वही हुआ। दर रोज़ से जारी ईरान इसराइल जंग में बिलाखिर आज अमरीका फिजिकली खुद कूद पड़ा है। अमेरिका के 2B बमबारों ने आज सुबह ईरान के 3 जौहरी तनसीबात फर्दू, नातंस, इस्फहान को निशाना बनाया। हमले के बाद वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता का बदमाश ईरान अमन कायम करे वरना आइंदा हमले ज़्यादा शदीद होंगे। अमेरिका ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा और पेंटागन हुकाम का मीडिया ब्रीफिंग में कह रहा था कि अमेरिका ने ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो इसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंचा। एक ईरानी अहदेदार का अपने बयान में कहना था कि अमेरिकी हमले से पहले जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया गया था और निशाना बनाई गई साइट से कोई मवाद नहीं था। तहम ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका को खबरदार कर दिया कि आपने डेड लाइन क्रॉस कर दी, अब हमारे रिस्पॉन्स का इंतज़ार करें। पासदार इनकलाब ने भी दो टोक अल्फाज में कहा है कि ईरान का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका के हमले के बाद इसराइल पर बड़ी तादाद में जदीद खैबर शिकन मिसाइल दागे जिन्होंने इसराइल में बड़ी तबाही मचाई। अमेरिका के इस हमले के बाद दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर ममालिक अमेरिका के इस हमले को जस्टिफाई करें, जबकि रूस और चीन ने इसकी मजम्मत की। अरब ममालिक बहस तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान एक ऑकवर्ड पोजीशन में है क्योंकि पाकिस्तान ने इस हमले से तकरीबन 25 घंटे पहले ही सदर ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद किया था। पाकिस्तान ने अमरीकी हमले की मजम्मत की है। इसहाक डार साहब ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तुर्की में मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता किया है। अमरीका के हमले, IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के संगीन खिलाफवर्जी पाकिस्तान करार दे रहा है। पाकिस्तान खड़ा कहाँ है? अमरीकी सेनेटर्स ट्रंप पर क्यों तनकीद कर रहे हैं और ईरान के पास मुमकिन क्या ऑप्शन है? क्योंकि आना शुरू होगी कि ईरान ने आबनाए हरमुज़ को बंद करने का फैसला कर लिया है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जौहर सलीम साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ होंगे। नायला चौहान साहिबा, साबिक सफ़ीर, वो हमारे साथ होंगी। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद साहब, सीनियर तज़कियाकार। और प्रोग्राम के आगाज़ में जॉन हुसैन सहाफ़ी हैं तेहरान से, उनसे बात करेंगे ताकि जान सकें बराह रास्त कि इस हमले के बाद जो अमरीकी और इसराइली ख़बरें हैं या प्रोपेगेंडा है, असल सूरत हाल क्या है। जॉन, वेलकम टू द शो। जॉन, पहले आप ये बताएं कि जुम्मे को जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि तेहरान में सब नॉर्मल है, लोग सड़कों पर हैं, हुकूमत के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आज जब अमेरिका ने हमला किया है, इसराइल तो कर रहा था, इस वक्त अवाम क्या सोच रहे हैं? जी सलमान भाई, मैं आपको बताऊं, शायद यकीन ना आए, शायद बहस लगे, लेकिन क्या करूं, झूठ भी नहीं बोल सकते, मजबूरी है, काम करना है अपना। तो मैं हैरान हो गया, मैं आज बाहर गया, लोग वैसे ही हैं, मतलब आई एम वेरी शॉक्ड। और इनफैक्ट काफी लोग तो खुश भी हैं कि अब देखना अमेरिका का क्या हाल होता है, अब देखना ईरान क्या करेगा। तो यार कंप्लीटली आई वुड से हैरान कौन जो है, शायद आपको लगे कि यार ये अपनी तरफ से बना रहा है, बट दिस इज द ट्रूथ। एंड मैं काफी हैरान हुआ देख के कि लोग ट्रम्प के अटैक के बाद और ज्यादा जो है वो आ गए कि भाई अब देखो क्या होता है, अब तो खत्म, अब तो अमेरिका ने अपनी गलती की और अमेरिका भी ऐसा नुकसान खाएगा कि उसको पता नहीं है। अच्छा जॉन, जब अमेरिका की जानिब से न्यूक्लियर साइट्स पर यह हमला हुआ ना, तो ईरान ने कहा कि फर्दू के दाखिली और खारजी रास्तों को नुकसान पहुंचा है और यह भी कहा गया कि ईरान ने पहले ही से अपने प्रोग्राम को कहीं और मुंतकिल किया था। आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? जी, जराये के मुताबिक मुझे पता चला है 16 और 17 जून को 16 और 17 जून को आई बिलीव इन्होंने अपना जो स्टॉक पाइल है इनरिच्ड वो मूव कर लिया था फोर्डो से ऑन एन टुवर्ड्स एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 20 जून को इन्होंने जो एंट्रेंस और एग्जिट है उसके अंदर 16 ट्रक्स मंगवा के, अगर मैं शायद आप कंफर्म कर लीजिएगा दूसरी सोर्सेज से भी, 16 ट्रक्स मंगवा के रेत भर दी थी एंट्रेंस और एग्जिट के टनल्स में इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, डैमेज मिनिमल हुआ है और कहा ही जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो मैंने अपनी भी मुख्तलिफ जगहों से जो देखा है, न्यूज़ पे भी देखा है, लोकल न्यूज़ पे भी देखा है, तो मुझे कोई ऐसी वीडियो नज़र नहीं आई जिसमें
बाकायदा नजर आ रहा हो कि फोर्दो को कोई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ना ही लोकल रेजिडेंट जो कुंभ में रहते हैं, ना ही उन्होंने कोई ऐसा बताया कि कोई हौलनाक आवाजें आई हो या कोई अर्थक्वेक फील हुआ हो या 20,000 किलोग्राम का बम मारना कोई जीबीयू बॉम्बर जो है वो छोटी बात नहीं है। तो लोग भी यही कह रहे थे कि कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। ना ही रेडिएशन लीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि रेडिएशन लीक होती तो इवैक्यूएट करा रही होती गवर्नमेंट, भले बता नहीं रही होती कि रेडिएशन लीक हुआ है, लेकिन इवैक्यूएट जरूर करा रही होती। तो लग ऐसा ही रहा है कि यार सब कुछ जो है वो बिल्कुल फोर्दो को मिनिमल डैमेज हुआ है। एंड एट द सेम टाइम ईरान जो है वो अपनी इसराइल के खिलाफ ऑपरेशंस कंटिन्यू रखा हुआ है अभी तक। तो लेट्स सी। अच्छा जॉन, ये जो 3 साइड्स हैं, फर्दू, नेतन्ज और इस्फहान को, इसके आसपास का जरा थोड़ा महल्ले वकू बताइएगा। आबादी है इस इलाके में, क्या है? एक तो कुंभ के करीब है शायद। जी देखिए, कुंभ के पास है फर्दू। फर्दू जो है वो कुंभ और तेहरान के हाईवे के बिल्कुल साथ ही मेहराब इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पीछे बना हुआ है फर्दू। बाकी इस्फहान में भी, इस्फहान एक कल्चरल सिटी है, हेरिटेज उनकी पुरानी है, वहाँ पे भी था। और कुम और इस्फहान दोनों के इलाकों में से कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आ रही कि किसी को नुकसान पहुंचा हो। लोकल मीडिया ऑब्वियसली मैंने देखा है यहाँ पे, और इंटरनल जो प्रेस की जो हमें आती है, मैसेजेस आते हैं ग्रुप्स पे, तो उस पर भी यही लिखा हुआ है कि कोई लोगों ने जो है वो कोई डैमेज नहीं सस्टेन किया। आबादी तो जाहिर है वहाँ रहती है बहुत बड़ी तादाद में। कुम एक रिलीजियस सिटी भी है, वहाँ पे बहुत सारे मौलाना भी रहते हैं, और बहुत सारे जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी, जो इनका रिलीजियस इदारा है अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मुकामी रहते हैं बहुत सारे। तो उनसे भी मैंने खबरें ली लोकल से, वो भी कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। और यूएस ने सिर्फ फर्दों पे स्ट्राइक किया है B-2 बॉम्बर्स के साथ, जबकि जो दूसरी फैसिलिटीज हैं नतंज और इस्फहान की, उसके ऊपर टोमाहॉक मिसाइल्स मारी हैं। तो जो है वो बस यही अपडेट है अभी तक मेरे पास। अच्छा, खबरें कि टोमाहॉक भी यूज हुआ है, वो भी तैयारी के जरिए फेंका गया है। आपके पास ऐसी कोई खबर है ईरान के सिक्योरिटी जराये से? नहीं, टोमाहॉक जो मिसाइल्स लॉन्च किए हैं वो उन्होंने बाय द सी, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, वहां से लॉन्च किए हैं। और अब ईरानी वजीर खारजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस किया, हमारे जवाब का इंतजार करे। ईरानी आवाम इस पर क्या सोचती है कि अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना है, या खामनाई साहब की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? थोड़ा बताएं। जी, आवाम का रिस्पांस तो मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी। सलमान देखें, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन आवाम यहाँ पे और ज़्यादा एनर्जाइज हो गई है कि अब देखना अमेरिका ने गलती की है, इट वाज अ मिस्टेक। और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, आपको भी पता ही होगा, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम अब जवाब देंगे, और जवाब ये लोग ज़रूर देंगे। कब देंगे ओनली टाइम विल टेल, लेकिन देंगे ज़रूर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को निशाना बनाने की बातें हो रही हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने की बातें हो रही हैं, साथ ही साथ जो बेसिस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके ऊपर हिट करने की बातें हो रही हैं। तो लेट्स सी, अभी ऑफिशियल बयान आयतुल्लाह खामनाई का रात तक इंशाल्लाह आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन यही है। तो ये आप वेट करते हैं इंशाल्लाह, लेट्स सी व्हाट ईरान डज, बट दे विल रिस्पॉन्ड, दैट इज फॉर श्योर। और अभी भी इसराइल के ऊपर जो बमबारी है वो तो जारी है। तो ट्रम्प साहब का जो मौक़िफ़ था ना कि पीस पे आ जाओ, अब तो सुकून कर लो, वो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव रहा है, आई वुड से, जो मेरा अपना ओपिनियन है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल यही वाली बात है कि ट्रम्प ने बिला वजह अपने आप को एक जंग में डाल दिया, जो जिस जंग में जाने की जरूरत नहीं थी। और वहाँ अमेरिका की पब्लिक का भी रिएक्शन अभी आप देख लीजिएगा कि क्या होता है। अच्छा जॉन, आप नए हरमज से मुतलिक सुना है कि ईरान ने सोच लिया इसको बंद करना है, ऐसी इतलात हैं। ये फैसला किस प्लेटफॉर्म पे होना है? देखिए, दुनिया का 20% से ज़ायद ऑयल का जो फ्लो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलता है। लॉजिस्टिकल जितनी भी चीज़ें, मिडल ईस्ट का जितना भी लॉजिस्टिकल मूवमेंट है बाय शिप्स, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू होती हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। वहाँ पे अभी सब जो है वो जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग के थ्रू पता चला, वो ये पता चला कि शिप्स की तादाद कम हो गई है, आना जाना रूट बंद हो गया है। मर्स्क जैसी कंपनी, जैसे जर्मन की मर्स्क कंपनी, उसने तो पहले ही इसराइल के साथ अपनी ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से खैर उसका ताल्लुक नहीं, लेकिन डर यही है कि हूती जो है वो टारगेट करेंगे प्राइमरीली अब जितनी भी जा रही हैं इंपॉर्टेंट मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक शिप्स, उनको टारगेट करेंगे वहां पे। ईरान डायरेक्टली इसके ऊपर कूदेगा या हुतीस करेंगे, ये अभी देखने के लिए हमें बाकी है, वेट करना पड़ेगा।
अच्छा, कुछ आज़ाद ज़राए बताएं, क्योंकि इसराइल का तो मीडिया बिल्कुल कॉम्प्रेस्ड है ना, वहाँ तो इजाज़त भी नहीं है रिपोर्टिंग करने के लिए। आज कुछ साफ़ी हज़रात को भी गिरफ्तार किया कि रियल टाइम बता रहे हैं। 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइल का फायर किया है। क्या इतलात हैं, किस लेवल की इसराइल में तबाही आई है? ईरान का देख रहा है। देखिए, खैबर शिकन मिसाइल जो है वो एक मॉडर्न वेरिएशन है ऑफ द ईरानियन बैलिस्टिक, जितना भी उनका मिसाइल स्टॉक है उसका 2000 किलो जो है उसकी पेलोड उसका कहा जाता है कि 2000 किलोग्राम तक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट अ मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, लेकिन जो मुझे पता चल सका है वो ये पता चल सका है कि 2000 किलोग्राम कैरी कर सकता है और हिट किया है। इसराइल में 3 मुकामात पे इस वक्त जो है वो इम्पैक्ट्स हुए हैं स्ट्रेटेजिक जगहों पे। इनका एक बायो वेपन्स का जो फैसिलिटी थी जहाँ पे बायो वेपन्स बनाए जा रहे थे, उसके ऊपर ईरान ने सक्सेसफुली टारगेट करके उसको डिसमेंटल कर दिया है। तो इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। खैबर शिकन भी लॉन्च कर रहे हैं, खुर्रमशहर 4, हाज कासिम का जो नया मॉडर्न वेरिएशन है वो भी आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता रेवलेशंस मिल रही हैं कि ईरान के पास कितनी टेक्नोलॉजिकल अच्छा। कैपेबिलिटी है मिसाइल टेक्नोलॉजी में। क्लस्टर म्यूनिशंस जो है वो इसके अंदर प्राइमरीली इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें एक मिसाइल के अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी मिसाइल्स भी आती हैं। तो ये वाली टेक्नोलॉजी भी हमें नजर आ रही है आज इस्तेमाल होते हुए। अच्छा, सेकेंड लाइट क्वेश्चन, पाकिस्तान से मुतालिक ईरान की आवाम क्या सोच रही है? ट्रम्प साहब को पाकिस्तान ने नोबेल के लिए नामजद किया, आज ईरान पर हमला हुआ, क्या क्या देखते हैं पाकिस्तान को? देखिए, कल मैंने बताया था मुख्तलिफ जगहों पे कि ईरानी जो हैं वो सही जाहिर है आवाम से मोहब्बत करते हैं। आवाम दे डीपली लव द पीपल। लोगों का जज्बा, लोगों का सपोर्ट बहुत वैल्यूबल है ईरान के लोगों के लिए। गवर्नमेंट से थोड़ी सी नाराजगी हुई थी इन द सेंस के नोबेल प्राइज देना नहीं चाहिए था, ट्रम्प को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था नोबेल प्राइज के लिए, क्योंकि वो इसराइल को हेल्प कर रहा है मासूम बच्चों को मारने में गाजा में और दूसरी जगहों पे। अब जाहिर है पाकिस्तानी होते हुए मैंने समझाने की भी कोशिश की कि देखें, इट इज अ गेम एंड पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पुश ट्रम्प साहब इनटू अ पोजीशन के वो पीस की तरफ आए, ना कि जंग की तरफ आए। अच्छी कोशिश थी, लेकिन आई वुड से देखें कोशिश अनफॉर्चुनेटली आपके सामने जो है वो आ गई है कि वो काम नहीं की और ट्रम्प साहब ने अपना हमला कर दिया। और एंड आई वुड से कि ये नोबेल प्राइज अब हाईली अनलाइकली है कि नोबेल प्राइज मिले ट्रम्प साहब को। एंड इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर शुरू में ही ना दिया जाता है कोई प्राइज। तो आई थिंक ईरानी अवाम जो है वो इस चीज़ पे बिल्कुल अब आपके सामने आ गया है जो भी हुआ है। लास्ट क्वेश्चन जॉन, बस ये बता दें, इस्लामी एक मुल्क है ना ईरान, और वहाँ मजहबी उलमाए हक और वली फ़की ये तमाम एक सेटअप है पूरा ना। उलमा का इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार है ईरान की आवाम को इतना एक्टिव रखने में? उलमा का बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार है ईरान की सपोर्ट बेस बरकरार रखने में। मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो उलमा अपने खुतबात में लोगों को भी ज़ाहिर आगाही दे रहे हैं जो हो रहा है उसके साथ, और बता रहे हैं कि देखो, इसलिए हम कहते हैं कि जो है वो अमेरिका क्यों इतना जो है वो इराटिकली उसने इसराइल का साथ दिया, जालिमाना अंदाज से जो है वो उसने आके एक सॉवरेन टेरिटरी के अंदर हमला किया। नुकसान भले हुआ नहीं हुआ, बहरहाल हमला जरूर है। और ये छोटी बात नहीं है कि आप एक मुल्क के अंदर आ गए B-2 बॉम्बर्स लेके और स्ट्राइक कर दिया आपने, ये बच्चों का खेल नहीं है। तो उलमा इस वक्त यही पैगाम दे रहे हैं लोगों को कि लोगों को तैयार रहना चाहिए, लोगों को खड़ा रहना चाहिए और लोगों को सपोर्ट में आना चाहिए फॉर एंड दे। अच्छा, एक और चीज है कि नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्ग जो ग्राउंड वॉर है उसके लिए प्रेपरेशंस शुरू हो गई हैं बहुत तेजी से। कि जो अगर ऐसी पोजीशन आती है कि एस्केलेशन होती है तो ईरान तैयारी कर रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से रेडी रहें फॉर एनी अटैक्स। थैंक यू जॉन, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया कि इन हालात में तेहरान से आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के हिस्से में। अब मैं ज़रा अपने जितने हमारे गेस्ट हैं, नायला चौहान साहब, सबसे पहले आप ही से बात करता हूँ, साबिक सफ़ीर भी हैं। ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि चार्टर्ड के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के ईरान के पास जवाब का हक़ है। ईरान की पासदार इनकलाब हो, ईरान की जो सियासी हुकूमत हो, वो तमाम कह रहे हैं कि अब हमने जाना है जवाब के सिलसिले में, और ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। आपकी नज़र में क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, ऑप्शंस तो हैं, कम से कम 3 ऑप्शंस तो हम कह सकते हैं कि लाजमन है, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। सो मिनिमम कॉन्सिक्वेंस वाली जो ऑप्शन है उसी को देखा जाएगा। एक तो जैसे जिक्र हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर दें।
उससे ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया में इक्तिसादी बहरान आएगा, लेकिन ज़्यादा उसमें जो है गल्फ़ स्टेट्स पे आएगा। इस वक्त क्या आप चाहते हैं कि उम्मा जो है वो मज़ीद डिवाइड हो जाए? फिर दूसरा ये है कि ईरान NPT से निकल जाए और अपनी जो है वो न्यूक्लियर की तैयारी कर ले, लेकिन उसके भी जो है रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक अमन की बात है, आग़ा अरग़ची ने कहा कि हमें आप टेबल पे आने को कह रहे हैं, हम टेबल से उठे कब थे? क्योंकि पहले जो है वो अमेरिका के साथ ओमान में गुफ्तगू होनी थी, तो इज़राइल ने उसे डिरेल करने के लिए प्रीएम्प्टिव अटैक ईरान पे कर दिया। फिर उसके बाद जो है अब इन्होंने ये EU के जो 3 ममालिक हैं उनसे मुलाकात की, तो उसके बाद जो है इन्होंने B-2 बॉम्बर मार दिया। तो कहते ईरान तो अमन की गुफ्तगू से नहीं हटा, लेकिन ग़र्ब जो है उसने डिप्लोमेसी को धोखा दिया है कि कहा कि डिप्लोमेटिक वो करना चाहते हैं नेगोशिएशंस, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। ठीक है, एक तो ये बात होगी। फिर दूसरा, हमें ये भी मोहतात होना है कि ईरान के अवाम बहुत जोश में है और उन्होंने जो ही B-2 मारे उसके बाद ईरान ने मिसाइल्स भी इज़राइल पे फेंक दिए। और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने अटैक से पहले ईरान को बता दिया था कि हम इन जगहों पे अपना बॉम्बर मारेंगे। ठीक है। सो उससे ईरान को मौका मिल गया कि वो अपने वहाँ जो तनसीबात थी उनको वहाँ से उन्होंने हटा लिया। ठीक है। सो लगता है कि उन्हें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आप समझती हैं कि ये सेंस बनती है नायला चौहान साहिबा कि उसने हमला भी करना और बता भी रहा है मैंने इन जगहों पे हमला बिल्कुल बनती है। ओके, बिल्कुल बनती है, बिकॉज आप देखेंगे जब ईरान ने इज़राइल पे जवाबी कार्रवाई की थी तो उन्होंने पहले अमेरिका को बता दिया था कि हम जवाबी कार्रवाई करने वाले हैं। ओके। सो डिप्लोमेटिक चैनल्स कभी बंद नहीं होते। जंग के दौरान ख़ासकर डिप्लोमेटिक चैनल्स बहुत अहम हो जाते हैं। उससे जो है दोनों जानबात जो हैं उनको नुकसान की कमी हो सकती है। और नायला चौहान साहब, मैं क्विक राउंड लेता हूँ, दोबारा आपके पास आता हूँ, जौहर सलीम साहब से बात करूँगा और फिर एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब से हमने दिफाई तज़िया भी लेना है। जौहर साहब, हम ये कहने पर हक बजानिब हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक अरीना को धोखा दिया, खुद ईरान की आवाम के साथ साथ अमरीकी आवाम को भी धोखा दिया जब ये कह दिया कि 2 हफ्ते तक का वक्त है। और कल JD Vance की रात तक की स्टेटमेंट थी कि हम नहीं ऐसा सोच रहे। तो हम ये कह सकते हैं और ये इसकी कोई इखलाकी ग्राउंड है? देखिए, एक तो खैर उन्होंने बड़ी जो है ना, जब उन्होंने 2 हफ्ते की बात की थी तो उसमें कैच था, लोगों ये समझ रहे थे कि जी वो 2 हफ्ते अब कुछ नहीं करेंगे और 2 हफ्ते का टाइम उन्होंने दे दिया है। जबकि जो ट्रंप ने कहा था वो ये था कि मैं विदिन 2 वीक्स डिसाइड करूंगा। ठीक, यानी 2 हफ्ते के अंदर वो पहला दिन भी हो सकता है और वो आखिरी दिन भी हो सकता था टेक्निकली। तो वो केयरफुली वर्डेड था, लेकिन उनकी बड़ी क्लियर कोऑर्डिनेशन है। अभी अम्बेसडर नायला ने जो बात की है उसमें उसके बारे में एक फॉक्स न्यूज़ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। वो ये कह रहे थे कि उन्होंने अमेरिका ने इस तरह किया कि जब वो तैयारे उड़ाए वहाँ से बैचेस में, तो अब जो है ये शो किया कि अभी जो बैच है जिसने अटैक करना है उससे वो ये वाला एक पर्टिकुलर बैच कहा कि ये है, या एटलीस्ट शो ये किया, और उससे पहले एक और बैच भी उड़ा दिया था B-2 बॉम्बर्स का। तो अटैक उन्होंने किए तो वो ईरान के अंदाजे से कोई 18 घंटे पहले हुआ अटैक, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक, अगर खैर ये हुआ या नहीं हुआ, जो आम चीज़ ये है कि वो तनसीबात कोई इस तरह की नहीं थी कि वो वहाँ से कोई मूव कर सकता है उनको, क्योंकि ज़ाहिर वो सेंट्रीफ्यूजेस लगे हैं और वो तो उनको अगर मूव करना हो कहीं तो उसमें तो आपको महीने शायद दरकार होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एम्बेसडर नायला जो कह रही हैं उनका मतलब ये है कि वहाँ से जो फिसाइल मटेरियल है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जितना भी उन्होंने एनरिच किया होगा,
उसको वहां से मूव कर लिया हो जो है ईरानियंस ने। ऑलराइट सर, और मेरे ख्याल इस तरह की कोई बात चल भी रही है। जॉर्ज सलीम साहब मुझे थोड़ा इलाइटन कीजिएगा। ईरान कह रहा है आप नाए हरमुज़ को बंद करने जा रहा है, और ये खबरें बड़े वेरीफाइड अकाउंट से ईरान के साथ शेयर हो रही हैं कि उनकी एक कमेटी है, उसने अब ये फाइनल फैसला करना है। आप समझते हैं कि ईरान ये करेगा तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि फायर बैक होगा ये? देखिए, मैं इस पे ऑलरेडी कह चुका हूँ, कई दिनों से कह रहा हूँ कि ईरान के पास कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं है। ये जो मिसाइल्स वगैरह हैं, यही उनकी वाहिद ऑप्शन इस वक्त थी जो काबिल अमल थी। उनका वो जो रिंग ऑफ रेजिस्टेंस था जो उन्होंने इजराइल के अराउंड बनाया हुआ था सारा, उसको तो उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिकली वो जो है ना इनफेक्टिव कर दिया है। बेशक वो जो है ना हिजबुल्ला या हमास या वो जो इवन हौतीस को भी थोड़ा सा डैमेज किया है। फिर सीरिया में जो उनकी प्रो ईरानी गवर्नमेंट थी वो भी वहाँ से चेंज हो गई है। तो वो जो रिंग ऑफ रेजिस्टेंस है वो तो उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, तो उसको तो उन्होंने ख़त्म किया। ठीक है, उससे पहले ही इसका काबिल नहीं छोड़ा कि वो कोई बहुत ज़्यादा रिटेलिएट कर सकें। दूसरी थी ईरान के अंदर जो है उसमें उनका एयर डिफेंस भी उन्होंने तबाह कर दिया। एयरफोर्स ईरान के पास कोई काबिल जिक्र है कोई नहीं, इस तरह के कोई तैयारी नहीं कि वो इसराइल जाके अटैक कर सकें। फिर उनके पास सिर्फ वो मिसाइल्स ही हैं और ना उनका कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क इसराइल के अंदर है जिस तरह इसराइल का ईरान के अंदर है। तो एक बड़ी लॉपसाइडेड सी ये थी जंग, जिसमें कि ईरान सिर्फ मिसाइल्स फेंक रहा था और वो कैपेसिटी भी वो ज़ाहिर है देखिए 90% तो वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टमेटिकली इसको यहाँ पे डैमेज भी कर रहे हैं ईरान के अंदर, बिकॉज वो एयर स्पेस का कंट्रोल है उनके पास। तो बहुत वो बल्कि क्लेम ये कर रहे हैं कि उन्होंने 50% के करीब वो डैमेज कर दिया है। और अब जो मिसाइल्स उनके पास रह गए हैं वो पहले से कोई आधी से भी कम तादाद है। तो इसलिए वो अगर सिर्फ मिसाइल्स पे इंहिसार रहा तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की, वो बिल्कुल बंद कर सकते हैं, उनकी लोकेशन ऐसी है, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए बंद कर सकते हैं। और अगर ऐसा ईरान करता है तो वो एक बहुत बड़ा फिर ज़ाहिर है गैम्बल होगा, क्योंकि उसके बाद ये होगा कि जो सफारती हमायत इस वक्त उनको हासिल है बहुत से मुल्कों की, क्योंकि उनकी टेरिटरी वायलेट हुई है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उनकी सोवरेनिटी वायलेट हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज वायलेट हुए हैं, यूएन चार्टर वायलेट हुआ है। लेकिन फिर जब वो इस तरह करेंगे तो वो सारी फिर हमायत जो सी है ठीक, यानी फायर बैक हो सकता है। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो ये असल जो आई थिंक जो अहम चीज़ अब आएगी वो ये नहीं कि ईरान क्या कर सकता है, मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा अहम यह है कि चाइना और रशिया क्या पोजीशन लेते हैं। और ये मैंने पहले भी अपने कमेंट्स में कई दिन से कह रहा हूँ कि अगर चाइना और रशिया जो है वो अगर एक तो यह है कि सफारती हमायत जो कि वो कर रहे हैं, उन्होंने उस पर वाज़ेह पोजीशन ली है। और इसमें मैं आपसे इस पे बिल्कुल मैंने इस पे आपसे मजीद बात भी करनी है, वो नेक्स्ट हाफ में करता हूँ। एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब को शामिल करूँ। साहब आपको लगता है कि इस वक्त अगर जंग के अंदर, क्योंकि एक सुपर पावर तो खुद पार्ट बन चुकी, और अब जब भी हमला होगा तो अमेरिका खुलकर आएगा सामने, थे तो वैसे भी इसके सारे हमले के पीछे इसराइल के साथ भी, चीन और रशिया वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं और किस किस्म का किरदार अदा कर सकते हैं, ये ज़रा बताइएगा। जी, इसी पर इन्हिसार है आइंदा कि इस जंग की तवालत पर या इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। लेकिन हमें देखना ये है कि बावजूद इसके कि रूस और चीन दोनों जो हैं वो रवायती तौर पे ईरान के साथ हैं और उनके एलाई समझे जाते हैं, लेकिन जहाँ तक रशिया का ताल्लुक़ है वो इस वक्त ख़ुद यूक्रेन वॉर में इस तरह से फंसा हुआ है कि उनके लिए कोई सब्सटेंशियल इसमें रोल अदा करना काफ़ी मुश्किल लगता है। ठीक है। और चीन की तरफ से आप ये देखिए कि अब तक उनकी जो पॉलिसी है एज ए स्टेट, उसमें कभी भी वो किसी मसले को जंग के ज़रिए हल करना और बिलखसूस दूसरों की जंग में किसी किस्म का एक्टिव रोल अदा करना, वो अभी तक तो उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट होगी अगर चीन जो है, लेकिन इस दफ़ा चूँकि सारे हालात ही अनयूजुअल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो इसमें हो सकता है कि चीन जो है वो सफारती या जो इखलाकी मदद के अलावा कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। कर रहा हो सकता है इसकी कोई पाकिस्तान इंडिकेशन नहीं। ऑलराइट सर, पाकिस्तान की पोजीशन बताइए। ऑकवर्ड है, 25 घंटे पहले नोबेल के लिए नामजद कर रहा है, 25 घंटे बाद वो हमारे हमसाए पर हमला कर रहा है विद ऑल पावर्स, यानी हर तरीके से।
आप आलमी कवानीन के हवाले से अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान उसको कंडेम भी कर रहा है। पाकिस्तान बताएं किस पोजीशन में खड़ा है इस वक्त? पाकिस्तान जी मेरे ख्याल में इस वक्त हमने जो बड़ी उजलत में जो फैसला किया कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप को हमने नॉमिनेट किया, मुझे नहीं पता इस इनिशिएटिव का ड्राइवर क्या था। देखिए ये वो इन्होंने जो डायरेक्ट स्ट्राइक की है वो तो चले उस नॉमिनेशन के बाद हुई, लेकिन उससे पहले भी तो वो मुकम्मल तौर पे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या इजराइल बगैर अमेरिकन सपोर्ट के वो इतना बड़ा जो है कदम उठा सकता है? तो हमें नहीं चाहिए था मेरे ख्याल में कि हमें ये नॉमिनेशन करते, क्योंकि अगर हमने ये की थी तो अब हम इसको वापस नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कल पार्लियामेंट का एक स्पेशल इजलास आए और वो एक रेजोल्यूशन पास करे और उसके सपोर्ट लेते हुए हम अपनी नॉमिनेशन वापस ले लें। तो ये हम बड़ी कैच 22 सिचुएशन में हैं और हम शायद वी आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री एट दिस मोमेंट। शायद थोड़ी जल्दी भी कर गए। एक ब्रेक के बाद नाला चौहान साहब से जानेंगे कि जी ये 3 बड़े इदारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, OIC हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, अरब लीग हो गया, ये क्यों फेल हैं? ये किन के लिए है? इस ब्रेक के बाद पोजीशन है यूनाइटेड नेशंस फेल, सिक्योरिटी काउंसिल फेल, OIC फेल, अरब लीग फेल। ये तो गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन हुआ वही जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिमाग के अंदर चल रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो निगेट कर रहे थे, हर चीज़ को वो निगेट कर रहे थे, JD वैंस को वो निगेट कर रहे थे, और ये सब काम हो गया। तो ये किन के लिए है ये सब कुछ? देखिए ये जो इंस्टीट्यूशंस थी ये दूसरी जंग अजीम के बाद बनाई गई थी, ठीक, और ये उस वक्त दुनिया इतनी बड़ी नहीं थी, इतने सारे ममालिक नहीं थे। तो वो जो चंद ममालिक थे, आप देखें हमारी भी 1947 में आज़ादी हुई है, ठीक, लेकिन UN जो है वो 1945 में बना था। तो उस वक्त इतने सारे दुनिया के ममालिक आज़ाद नहीं थे। तो जो सिस्टम बनाया गया वो इस नज़रिए से बनाया गया कि जैसे जंग अजीम दोम जो थी यूरोप में हुई थी, इस तरह की यूरोप में कोई और जंग ना हो। उस वक्त बाकी खित्तों को इनका इतना फिक्र नहीं थी, ठीक है। और फिर उसमें उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल बनाई जिसमें कि जो P5 थे उनको वीटो पावर दे दी गई ताकि वो एक दूसरे के मफाद को चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकें, ठीक है। लेकिन दर हकीकत जब इतने सारे ममालिक आज़ाद हुए, UN का हिस्सा जनरल असेंबली का इतना बड़ा हो गया कि आपके 193 कंट्रीज़ बल्कि 200 से ज़्यादा हो गए, वो एक तरफ हो गए और ये 5 एक तरफ हो गए। फिर UN रिफॉर्म्स की बात हुई, उसमें कहा गया कि नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद बढ़ाई जाए जो रोटेशन में हो, जो इस वक्त पाकिस्तान उसका नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। लेकिन UN की जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म सिवाय इसके कि आपके पीस कीपिंग हो जो कि मेंबर कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो पीस कीपिंग डायरेक्टली UN सिक्योरिटी काउंसिल के नीचे आती है, और जब UN कोई रेजोल्यूशन, UN सिक्योरिटी काउंसिल की कोई रेजोल्यूशन आती है कि जैसा कॉन्गो में कोई मसला है या फलानी जगह मसला है तो यहाँ पे पीस कीपिंग भेजनी चाहिए बॉस्निया में, ठीक है, तो फिर ये ब्लू हेलमेट्स बना के भेजी जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा एक सिलसिला चलाने के लिए सबसे पहले UN सिक्योरिटी काउंसिल में इत्तफाक राय लाजिम है, और वो इज़राइल के मतलब निस्बत एक वीटो हो जाता है जिससे वो रेजोल्यूशंस जो हैं यूनाइटेड तो ना हुई ना ये कामयाब नहीं होती। जी यूनाइटेड अपने इंटरेस्ट पे होती हैं, ठीक, और जब इंटरेस्ट नहीं होते तो नहीं होती। और एड में दोबारा आता हूँ आपके पास, तो एटलीस्ट ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस पे के हर मुल्क अपना मसला ला सकता है। अब देखिए कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो ये जो अभी हुआ है सिलसिला सारा,
वो दोबारा आज भी हंगामी जो है उसका वो इजलास जो है वो उसकी उन्होंने दरख्वास्त की है। ठीक है, अगर उनको इसमें इफादियत ना नजर आती तो वाई वुड ही कॉल फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल इमरजेंसी मीटिंग। अब मैं ज़रा जवाब की तरफ भी जाना है ना, और वो हम एजाज महमूद साहब से जानते हैं। एजाज साहब, आप मुझे ये बताइए, ईरान अमेरिका को जवाब देने के लिए इंतज़ार करेगा? जाहिर बात है, अब अमेरिका भी तो मुकम्मल तौर पर अगले चंद घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए अलर्ट तो है ना। आपको ये जवाब क्या लगता है? क्योंकि उनका अगर दिफाई निज़ाम एक्टिव हुआ है तो ख़बरें तो ये हैं कि कतर एयरवेज़ अमेरिका ने अपने तैयारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिया है। ईरान का सोच रहा है, सऊदी अरब हाई अलर्ट पे चला गया है, बहरीन ने अपने शहरियों को सड़कों पर निकलने से मना कर दी। ये तमाम चीज़ें हैं। कुवैत ने कहा कि आप लोग ज़्यादातर शेल्टर्स के अंदर रहें। आपको क्या लगता है, जवाब तो ड्यू है ईरान की तरफ से? जवाब ड्यू है यकीनन, लेकिन आप ये देखिए कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। अपने महदूद वसाइल के साथ क्या वो अब ओपनली टू फ्रंट वॉर लड़ सकेंगे? तो एक जो ज़्यादा वायबल ऑप्शन है वो ये है कि वो फ़िलहाल चंद दिन सिर्फ इजरायली टारगेट्स पे ही फोकस करें, ओके, ताकि जब तक वो कर सकते हैं इसको प्रोलॉन्ग, वो इजराइल को ब्लीड करें। और अगर अमेरिका कोई और हमला नहीं करता ओके, तो उस वक्त तक अपना फोकस वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल ना करे, और बाद में अलामती तौर पे वो इस खिते में किसी भी अमेरिकन एलाय या किसी भी अमेरिकन इंटरेस्ट को जो है वो अटैक करके वो एक सिंबॉलिक जो है मेरा ख्याल है उसका रिस्पांस दे सकता है। क्योंकि देखिए इस वक्त सारी दुनिया एक तरफ है और ईरान बेचारा अकेला एक तरफ है। तो इस हालात में मेरे ख्याल में उनको अपने दुश्मनों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और उन्होंने अब तक जो बड़ी अपनी तमाम तर लिमिटेशंस के बावजूद जो उन्होंने इजराइल के साथ जितनी डेविस्टेशन की है वो उसी पे फोकस करें। ठीक है, और बाकी जो है चीज़ों की तरफ अपने आप को डाइल्यूट ना करें, वरना क्योंकि ये तो इजरायली डिज़ाइन है, ये इजरायली ट्रैप है। वो तो शुरू से ही चाह रहे थे कि ईरान कोई ऐसा काम करे कि अमेरिका फौरी तौर पे एम्ब्रॉयल हो जाए और जो कमी इजराइल की फायर पावर में है उसको अमेरिकन फोर्सेस की फिजिकल एप्लीकेशन से उस कमी को दूर किया जाए। ओके, अच्छा एजाज साहब, मैं दोबारा कोई क्लाइंट करता हूँ। शाहिद कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ साहब आप तक बिल्कुल आ रही है जी। थैंक यू वेरी मच, ऑनर टू बी ऑन योर शो। सेम हियर सर। शाहिद साहब ये बताएं, ईरानी जंग में पाकिस्तान तो शामिल नहीं होगा, इतनी तो हमें बात समझ आ गई। सफारती बहास पर पाकिस्तान किस तरीके से ईरान की मदद कर सकता है ये बताएं, और ऐसे मौके पर कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब इस खिते की वाहिद शख्सियत है जिनकी ट्रंप से हमला करने से पहले मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए जी, आज आपने देखा होगा कि ये जब ये अटैक हुआ अब क्या नाम ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अमेरिका की, और प्रेसिडेंट ट्रंप अभी कुछ घंटे पहले लाइव आ रहे थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ उनके वाइस प्रेसिडेंट भी थे, सेक्रेटरी डिफेंस भी थे। फिर बाद में फिर प्रेस मैंने पूरी वो देखी है जिसके अंदर सेक्रेटरी डिफेंस और उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने सारा डिटेल में बताया किस तरीके से उनके बॉम्बर्स गए। 37 आवर्स मिजूरी यूएस में जगह है, वहाँ से वो फ्लाई करके यहाँ गए। तो ये तो एक जारियत है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईरानी प्रेसिडेंट को फ़ोन भी किया और इसकी मजम्मत भी की, कहा आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे लिए तो ये ज़्यादा तशवीशनाक की बात इसलिए है कि अमेरिका तो 10,000 मील दूर है भाई, क्योंकि ये तो हमारा बॉर्डर में मिलते हैं ईरान के साथ, और ईरान के साथ हमारी यकजहती है, हम साथ खड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो इंडिया के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, इसके अंदर ईरान ने बहुत हमें सपोर्ट किया। हम तो यही कर सकते। और हमारे यूनाइटेड नेशन के अगर आप देखें तो जो हमारे एम्बेसडर हैं आसिम इफ्तिखार साहब ने भी उसको कंडेम किया और अब जारी है। हम तो ये कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जितनी जल्दी खत्म हो सके हुए, क्योंकि इसमें किसी का फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जारियत इम्पोज की गई है ईरान के ऊपर, कोई शक नहीं है इसमें। और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब वापस आए, जब कनाडा से एक दिन पहले जो क्यों वापस आए, इसलिए कि ये वनरेबल था, इसराइल हार रहा था, ये सारी खुद इम्पोज करने के बाद
फिर वो सिंपैथी गेन करता है। ये याद रखें कि जो जूस है ना, इसके अंदर रिफ्लेक्शन है इसराइल की, ठीक है, वो हॉलोकॉस्ट जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का था उसके अंदर ये सारा मामला। और बार बार अगर आप इनके मीडिया में देखें ना, बीबीसी हुआ या CNN हुआ ठीक या है। और चैनल या डॉट टीवी, इसमें ये सिंपैथीज गेन कर रहे हैं कि जी मार दिया हमें जी, हमारा हालत देखें जी, हम क्या करें जी, ठीक। विदाउट रियलाइजिंग कि भाई पंगा तो आपने लिया था, जाहिर तो ऑलराइट, आपने की अच्छा थी। शाहिद साहब, मैं एक मिनट का क्विक राउंड कर लेते हैं। मैंने नायला साहब से एक सवाल करना था, फिर मैं एयर मार्शल साहब और आखिर में फिर दोबारा आपके पास आऊँगा क्लोजिंग से पहले। नायला साहब, मुझे ये बताइएगा आप क्या एक्सपेक्ट करिए, कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात को बहुत ही अहम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पुतिन बारहा कह चुके कि अभी तक ईरान ने हमसे दरख्वास्त ही नहीं की। उन्होंने कहा हम अपनी जंग अपने ओन पर लड़ लेंगे, अभी तक दरख्वास्त नहीं की। अब तो पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गई है, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? देखिए, बहुत अहम है और चाइना ने भी यही कहा था कि ईरान ने हमसे अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं की, बिल्कुल, क्योंकि ईरान इतना बड़ा मुल्क और उसकी इतनी वो अहलियत है कि वो किसी से मोहताजी के साथ जंग नहीं करना चाहते थे, अनलाइक इज़राइल जो कि अमेरिका के बगैर उसमें जुर्रत है ही नहीं कुछ करने को। लेकिन अब जो ये हमले हुए हैं उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे, तो जो उनका बुशहर का न्यूक्लियर प्लांट है उसमें रशियंस इस वक्त 400 रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एंड इस वक्त भी। तो जब ये हुआ हमला इस्फहान पे और नतंज पे, तो रशिया ने अपने जो साइंटिस्ट थे उनको निकाला है वहाँ से। ठीक है, और ये आज ही की खबर है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो इस पूरे सिलसिले में ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पुतिन साहब से नहायत अहमियत की वो हामिल है। ओके। बिकॉज अगर ईरान NPT से निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि और आप देखिए कि आगे रक्शी ने कहा कि ये IAEA की इसमें जो है बदनीयती थी कि उन्होंने एजेंट का सही उन्होंने बात बकायदा रिपोर्ट नहीं की उनके इंस्पेक्टर्स ने। ऑलराइट, तो अगर NPT से ये निकल जाते हैं तो फिर ये न्यूक्लियराइज अपने आप को कर सकते हैं। ओके। और अगर ये न्यूक्लियराइज करते हैं तो वो एक न्यूक्लियर डिटरेंस जो होगा उसके बाद फिर इजराइल की फूंक निकल जाएगी। ऑलराइट देन, वो फिर इनके साथ मुंह लगने की जसारत नहीं कर थैंक यू नायला साहब। आप मुझे इसलिए वो चाहते हैं कि उससे पहले इनको तबाह करें। ऑलराइट, लेकिन ईरान के अभी भी इतने मिसाइल्स हैं ठीक है, जितने इजराइल के इंटरसेप्टर्स नहीं है। ऑलराइट, तो मैं जितने आपका पॉइंट interceptors- स्टैब्लिश हो गया। एजाज महमूद साहब, मुझे प्लीज क्विक आंसर कर दीजिएगा। आज रशिया की सलामती कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने भी कहा है कि जहां अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान जौहरी तंसीबात को अपने रोक दे या कुछ भी कर दे या तबाह करना है, वहाँ कुछ ऐसे मुल्क भी हैं, मैंने इसको खुद उनके मुँह से सुना, और उन्होंने कहा ऐसे मुल्क भी हैं जो ईरान को जौहरी ताकत देना चाहते हैं, यानी वो सीधा सीधा बनी बनाई चीज़ भी देना चाहते हैं। इस सूरत हाल में आपको लगता है अमेरिका एक लंबी जंग की तरफ है, लाइक वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान, हालांकि कहीं क्लियर फतह तो कभी इनको हुई नहीं, या ये शॉर्ट स्पैन का मामला है सारा? नहीं, मेरे ख्याल में ये इतनी प्रोलॉन्ग नहीं करेगी। Okay. और अमेरिका का भी इंटरेस्ट ये होगा कि एक कोई एग्जिट विंडो मिल जाए जिसमें जो है सबके लिए एक फेस सेविंग हो। ऑलराइट देन, ऑलराइट। अच्छा शाहिद कियानी साहब, मुझे ज़रा बस आखिर में आप बता दें, मजम्मतें आ रही हैं सऊदी अरब से भी, दीगर ममालिक से भी, इन ममालिक का क्या किरदार हो सकता है अगर चाहें तो? हाई अलर्ट कर दी अपनी फ़ौज को, और हु? प्लीज़ ज़रा कोई आंसर कर दें। देखिए जी, अगर कोई फर्क पड़ सकता है, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। जी प्लीज़। जिनके साथ बॉर्डर इसराइल के मिलते हैं वो मिस्र है और उर्दन है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। अगर वो फौजें बॉर्डर पर लाते हैं तो कोई किसी न किसी तरीके से ईरान को, जो इसराइल को कंसर्न होगा कि वो यहाँ भी जंग लड़ रहा है, गाजा में भी है, तो इन्होंने फौजें खड़ी कर दी हैं। वो तो है नहीं। बाकी जो मुल्क गल्फ के कंट्रीज हैं, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस है इसराइल के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग, ठीक वो है। क्यों करेंगे इस चीज को? तीसरी बात, आपने जंग की बात की, ये वियतनाम वाला जंग, ये पुराना जमाना चला गया। ठीक है। इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, यहाँ हाई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। ड्रोन्स हैं, ये एयरक्राफ्ट से ये अटैक हो रहा है, यहीं से काफी है। तो ये मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि 3-4 दिन से ऊपर ये अब जंग जारी नहीं रहेगी, किसी न किसी तरीके से इसका मामला खत्म होगा, और आगे जाने से जो है हालात जो है यहाँ पर एरिया के, जो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा मिडल ईस्ट, वो खराब होगा। तो मैं तो ठीक है सर। समझता हूँ कि 3-4 दिन के अंदर
ये मामला खत्म होगा। और एक- बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी, बिहाइंड द सीन्स काफी काम होते हैं, और वो अब देखिए। अल्लाह करे वो बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी कामयाब हो। शाहिद कियानी साहब, नाइला चौहान साहब, एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब, जौहर सलीम साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये बात है कि रेड लाइन से भी कोई ऊपर लाइन है, कम से कम वो आज क्रॉस हो गई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चंद दिनों में ये मामला हल हो जाए, लेकिन होगा कैसे ये अब ईरान ने डिसाइड करना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।